दश्त वहशत बाय महविश अली, एपिसोड 34। बीस्ट, तुम्हें किंग बुला रहा है। स्याह गाड़ी के शोर के साथ रुकने और उससे ब्लैक हुडी में हाथ में खंजर पकड़े बीस्ट को देखते ब्लैक किंग का आदमी भागते हुए उसके सामने आया और मुअद्दब से बोला। सईद ने अपनी नजरें उठाई और उसके सर को देखा। ये उसकी रुकावट थी अंदर बढ़ने की। किंग, वो बुड़बुड़ाया और दूसरे ही लम्हे हाथ में मौजूद खंजर उसकी साइड गर्दन के अंदर खोप कर उसे गोल घुमा दिया। मेरी शहजादी को कुछ हुआ तो इससे बुरा हाल किंग का होगा। वो उसके धड़ धड़ फवारों की सूरत निकलते सुर खून से भीगता सर को पकड़कर झटका दिया और खींचकर हड्डी को खटाक की आवाज से तोड़ते हुए नीचे फेंक कर उस आदमी के चेहरे पर अपना बूट मसलने लगा। आस पास खड़े गार्ड जो इतने साल ट्रेनिंग के दौरान उसकी मिसालें सुनते तजस्सुस रखते थे, बीस्ट को देखने का उसकी दरिंदगी देखकर सांस रोके जमीन पर पड़े अपने साथी को खौफ से देख रहे थे। डर कर उन्होंने हथियारों का मुंह उसकी तरफ कर लिया। क्या वो सच का हैवान है? सबके दिल में एक ही बात थी जब सईद ने चेहरे से हुडी हटाई और घर और उसके चारों ओर खड़े आदमियों को देखा। उसकी लहूनुमा भूरी आंख वहां मौजूद सबकी आंख में चमकती उन्हें हरासा कर गई। उसके चेहरे पर पड़े साइड कट, जब वो आम इंसान बनता तो पुरइसरार बन जाते और जब वो हैवान का रूप लेता तो हैवानी शक्ल इख्तियार कर लेते। वो आगे बढ़ा भागने के अंदाज में और बंद दरवाजे को लात मारकर खोलते अंदर दाखिल हुआ। जमान की सांसें खुश्क हो गईं और झटके से सोफे से उठकर दरवाजे की सिमत आहट से पहचानता नफी करने लगा। बीस्ट, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारी ब्यूटी के साथ। वो किंग उठाकर ले गया उसे। मुझे मजबूर किया ब्यूटी को वहां से लाने के लिए। उसने मेरे बच्चों को किडनैप करवाया था और मुझे ब्लैकमेल किया। मैं सच में ऐसा नहीं हूं। मैंने तो तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। वो बेरब्त बोलता अपनी फूली सांसें दुरुस्त करने लगा। शहजादी कहाँ है? भारी खौफनाक यकसर मुख्तलिफ आवाज में बोलता वो अपने कदम अंदर रखने लगा तो वैसे ही जमान ने कदम पीछे लिए। किंग तुम्हें बुला रहा है बीस्ट। जमान का आदमी उसके सामने खड़ा होता धाड़ा। उसका नहीं, सबका यही पैगाम था। जितने भी यहां मौजूद थे सबकी आंखों में यही बीस्ट के लिए पैगाम था। जबकि जमान की खौफजदा नजरें कभी नूरुल ऐन पर जाती तो कभी सईद के हाथों में मौजूद टिप टिप खून की बूंदें गिराते खंजर पर। कोई उससे लड़ नहीं रहा था। मतलब साफ था, ये जमान के लिए नहीं, गार्ड ये किंग की तरफ से बीस्ट को लाने के लिए थे। सईद ने फिर से उस सियाह फार्म को देखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन में बाजू डालना चाहा कि वो बिदक कर पीछे होता अपने हाथों से बचाव करते मुक्के सामने करता फाइट की दावत देने लगा। अभी सईद ने फैसला भी नहीं लिया था कि उस हॉल नुमा रूम की फिजा में फायरिंग की आवाज शिद्दत से गूंज उठी और निशाना वो था जो बीस्ट से लड़ने के लिए आया था। गोलियों से छलनी वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा और ढेर हो गया। बीस्ट के देखने पर वो मुअद्दब से सर को खम देने लगे। बीस्ट, ये है तुम्हारी शहजादी, ये रही। जमान ने बौखलाकर खौफ से झटके से खींचकर नूरुल ऐन को उसके सामने किया। सईद ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों के सामने नूरुल ऐन का मासूम खौफजदा चेहरा घूमा और अब उसकी जगह ये लहूलुहान बेजान वजूद देखते उसका खून उसकी रगों में ठोकरें मारने लगा। ये मेरी शहजादी नहीं, वो भारी सर्द आवाज में कहता उसकी तरफ कदम उठाने लगा और जमान कदम कदम मौत को अपनी तरफ बढ़ते देखकर नूरुल ऐन को घसीटता पीछे होने लगा। अगर बीस्ट मुझे कुछ हुआ तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। वो अपनी गन नूर की थोड़ी में टिकाए धाड़ा। रास्ते से हटो, मुझे जाने दो बीस्ट, वरना मैं इसे मार दूंगा। वो नहीं मिलेगी तुम्हें ब्यूटी, वो किसी की नहीं हो सकती सिर्फ मौत के अलावा। वो मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, किंग की भी नहीं, किसी की नहीं। वो हजियानी अंदाज में कहकहे लगाते हुआ बोला जा रहा था। वो मर जाएगी देखना, या उसे बचाते तुम मर जाओगे, पर दोनों कभी साथ नहीं जी सकते क्योंकि यहां वहशत है, दश्ते वहशत, जिसमें कभी दो वजूद नहीं रह सकते। वो हूर है और तुम बीस्ट, तुम दोनों का कोई जोड़ नहीं। हा हा हा, कोई जोड़ नहीं। मुझे मारकर
तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला बीस्ट, कुछ नहीं, क्योंकि मैं तबाह कर चुका हूं तुम्हें। तुम्हारी शहजादी, शहजादा कहते, जहन्नुम में चली गई, जहां सईद नहीं वहशतों की आग जलाएगी उसे। वो पागल हो गया था, खौफ से उसका दिमागी तवाज़न पल में बिखर गया था। वहशत ने उसे पागल कर दिया और वो गन को देखता, सईद को देखता तो कभी अपने पास मौजूद नूरुल ऐन को देखता। मुझे ब्यूटी चाहिए, मुझे ब्लाइंड ब्यूटी, वो बच्चों की तरह चिल्लाने लगा और नूरुल ऐन को गुस्से और कहर से नीचे फेंका ही था कि एक जस्ट में सारा फासला मिटाते सईद ने उसे थाम लिया। वहां मौजूद सब जमान की हालत शॉक्ड होकर देख रहे थे, जबकि सईद बेड पर पड़ा हुरुल ऐन का पीच कलर का लिबास पास पड़ा मौलवी का मुर्दा वजूद देखता फिर से हंसते खिलखिलाते जमान को देखने लगा, जो ब्यूटी की बातें खुद से करता पागल हो रहा था। तुमने मुझे मारा, मेरे भाई को मारा, मैंने तुमसे तुम्हारी ब्यूटी छीन ली। हा हा हा, वो चली गई, उसे लेकर चला गया वो देव। वो कहकहा लगाता सईद को देखता हुआ बोला। नूरुल ऐन? सईद ठहर ठहर कर अपने हसार में बेजान पड़ी नूरुल ऐन के वजूद को देखता, उसे पुकारने लगा। वो उसकी हालत पर एक नजर डालता, उसका जला हुआ मुंह, सुर्ख आंखें, चेहरे पर पड़े निशानात को देखता आंखें मीच कर उसका सर सीने से लगा गया। उनकी वजह से इस मासूम की ये हालत हो गई थी, उनकी वजह से वो इस कदर दरिंदगी का निशाना बनी थी। नम आंखों से देखते सईद ने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया। उसे लगा सामने उसकी सिमी है और वो कई साल फिर पीछे चला गया है। नूर, आंखें खोलो बेटा। वो उसे सोफे पर डाले अपनी देर और शहजादी की दूरी पर खुद टूटा हुआ था, पर उसकी तकलीफ तो मजीद नूरुल ऐन की हालत देखकर बढ़ गई थी। उसके गाल पर उंगलियां रखकर उसका चेहरा थपथपाने लगा। वो हुरुल ऐन थोड़ी थी, ना ही सिमी ना ही मुस्कान थी, जो ये सब बर्दाश्त करती और हंसती रहती। उन जैसा दर्द तो अभी उसने बर्दाश्त नहीं किया था। उसने वो तकलीफ कहाँ देखी थी जो उस वहशत की शहजादियों ने देखी थी। पर वो जानता था उसके मासूम वजूद ने अभी भी बहुत से जुल्म बर्दाश्त किए हैं। उसके मुंह में पड़े बॉयल पानी का दर्द तो सईद सह चुका था, कितनी तकलीफ देता था। जब भी उन्हें कोई हार्ड ट्रेनिंग देनी होती थी तो ऐसे ही तो उनकी आवाज बंद रखते थे, ना इस दर्द से बचते ना ही उस दर्द से। सईद ने लहू हैवानी आंखों से मुड़कर जमान को देखा, जो उसे ही देख रहा था। कहर जमान, तुम जमाने पर कहर थे तो मैं तुम सब का बादशाह, दुनिया का बीस्ट हूं। वो चलता जमान के सामने रुका। यकायक उसका वजूद ऐसे फैला था या जमान को लगा जैसे उसके सामने कोई बिफरा हैवान आकर खड़ा हो गया है। जमान ने खौफ से कदम पीछे लिए। आग बिछाओ यहां, उसने वहां मौजूद आदमियों को हुक्म दिया, जो फुर्ती से उसके हुक्म पर अमल करते वहां लकड़ी की पड़ी कुर्सियां और मेज उठाकर तोड़ते हुए उसे ढेर करके दूसरे मट्टी का तेल उठा लाए किचन से, और देखते ही देखते वहां आग शोला बनकर भड़क उठी। जमान कभी भड़कते शोलों को देखता तो कभी सईद को। उसे दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। सईद ने हाथ बढ़ाकर उसकी जेब से मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की। मैं हूं बीस्ट, सईद आलिम। उसने अपना चेहरा सामने किया रिकॉर्डिंग में, ताकि दुनिया जुस्तजू से बच सके। जब भी उनके जहन में बीस्ट आए तो सईद आलिम का चेहरा फौरन ही लहरा जाए, ना कि वो मायूस हों कि बीस्ट उन्होंने देखा ही नहीं। मैं वही बीस्ट हूं जिसने दरिंदगी फैलाई, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी किसी से कि कोई इंसाफ करेगा। मुझे खुद से उम्मीद थी कि मैं इंसाफ करूंगा, और मैंने किया। मैंने अपना कानून बनाया और ये बना रहेगा हमेशा। मैं इस कानून को खत्म नहीं करूंगा। इसके लिए चाहे बुरहान अलवी आए, चाहे कोई भी। अगर तुम सबको इंसाफ देना होता तो आज से कई साल पहले सईद आलिम और उस जैसे हजारों गुमशुदा बच्चों की फाइल लावारिस होकर बंद न की होती। कोई मासूम ना जली होती आग में। मेरी वहशत कभी खत्म नहीं होगी, और मैं आऊंगा जब जब मुझे लगा मेरा आना जरूरी है। तब तब मेरी वहशत दुनिया देखेगी। वो कहकर रुका और मोबाइल का कैमरा आंखें फैलाए खड़े जमान के सामने किया। कौन मिला हुआ था तुम्हारे साथ कहर जमान?
اس نے اس دہشت گرد سے دھاڑتے ہوئے پوچھا جس نے خود اس وجود کو جنم دیا تھا، آج اس سے ہی خوفزدہ تھا۔ کمشنر ملا ہوا تھا، زمان نے جلدی سے بتایا۔ سب کچھ بتاؤ۔ وہ گرجا کمشنر نے مدد دی تھی، بلکہ اس نے بلاسٹ کا کہا تھا بیوٹی اور بیسٹ کو حاصل کرنے کے لیے، برہان الوی اور اس کی فیملی کو تباہ کرنے کے لیے، اس کی بیٹی پر فائر۔ پر میں اپنے بیسٹ سے غداری نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے جتنی سپورٹ دی کمشنر نے، میں نے اس سے کم کیا اور صرف بیچ میں جو آیا اسے ہٹا کر اپنی بلائنڈ بیوٹی کو حاصل کیا بس۔ اس نے اکلاتے ہوئے ساری حقیقت اس ریکارڈنگ میں بیان کی، جسے سعید نے خاموشی سے بریگیڈیئر اور برہان الوی کے نمبر پر سینڈ کر دیا اور موبائل اس بھڑکتی آگ میں پھینک دیا۔ جس طرح زمان کا موبائل جل رہا تھا، زمان کو خوف سا آیا، اس نے تھوک نکلا۔ ہمت کیسے ہوئی میری زندگی میں پھر سے آنے کی، میری شہزادی کو چھونے کی؟ آگوش میں ہے وہ تمہارے، قریب ہے وہ تمہارے، تمہاری ہے وہ، تم اسے چھین لو گے۔ دفعتاً کسی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس نے پوری قوت سے دونوں ہاتھوں کے پنجے اس کے کانوں پر مارے کہ ٹھا کے ساتھ ہی اس کے ناک منہ سے خون کے پھوارے پھوٹ نکلے۔ سر پورا گھوم گیا، نظریں دھندلی سی اور کان کے پردے پھٹ گئے تھے۔ وہ ایک وار پر لہرانے لگا۔ میری شہزادی کے خواب دیکھو گے؟ اس نے گراتے ہوئے اس کے کان مٹھیوں میں جکڑے اور اگلے ہی لمحے کھینچ کر نوچے کہ دردناک چیخوں کے ساتھ وہاں موجود سب نے نظریں آنکھ پر ٹکا دی۔ سب کی روح بلبلا اٹھی، خوف کی سرد لہریں ان کے وجود میں ہلچل مچانے لگیں تو کسی کی ٹانگیں لرز گئیں۔ کوئی تھوک نگلتا اپنے کان محسوس کرنے لگا۔ ان کانوں سے سنا ہوگا تم نے اسے قہر زمان، ان کانوں سے تم نے اس کی باتیں سنی۔ وہ گرجتا ہوا بولا اور لہو آنکھوں سے اس کے نوچے ہوئے کان آگ میں پھینکے۔ یہی وہ آنکھیں ہیں نا جو اس کے خواب دیکھتی ہیں؟ وہ زمان کے ہاتھوں کی پڑپڑاہٹ نوچنے کی کوشش ناکام کرتا اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ انہی آنکھوں سے تم نے شہزادی کی بہن کو اذیت دی؟ وہ گرایا اور بھاری ہاتھ کا پنجہ بنا کر زمان کی آنکھ نوچ کر نکالی۔ ایک گول پتھر کی مانند سرخ مادے سے لپٹی وہ گلیز آنکھ نیچے گری، جس پر سعید نے اپنا بوٹ رکھ کر مسل دیا۔ وہ کربناک چیخیں مارنے لگا اور سامنے کھڑے گارڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کر ان سے مدد لینے لگا۔ مجھے بچاؤ، یہ حیوان مار ڈالے گا، میں تم لوگوں کا باس ہوں، مجھے بچاؤ۔ وہ چیخیں مارتا دوسری آنکھ سے اپنا بہتا خون دیکھ رہا تھا، پر اس حیوان کی موجودگی میں کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کی سمت بڑھے۔ اس کا حال دیکھ کر ان کے پاؤں جیسے سن ساکت پتھر کے بن گئے تھے۔ کئی کی تو سانسیں چڑھ گئی تھیں جب انہوں نے بوٹ سے مسلی آنکھ دیکھی اور قہر زمان کے چہرے کے نوچی آنکھ کا گڑھا وہ ایک بھیانک شکل اختیار کر چکا تھا۔ تم نظر ڈالو گے سعید کی عزتوں پر؟ تم لوگ مجھے اذیتیں دو گے؟ تم لوگ مجھ سے میری شہزادی چھینو گے؟ بیسٹ کا خوف صرف دنیا پر نہیں، زمان کنگ کی نس نس میں بستا ہے۔ وہ کہکہا لگاتا ہوا بولا اور انگلیاں اس کی دوسری آنکھ میں کھونپ دیں۔ زمان کے سن دماغ کے پردوں پر وہ لڑکا لہرایا جو خوف زدہ سا ہوتا تھا، جسے ٹارچر سیلوں میں رکھ کر حیوان بنایا گیا تھا، جس کے ہاتھ میں سب سے پہلے سیر عالم نام کا خنجر اس نے تھمایا تھا۔ کنگ تو بعد میں، سب سے پہلے تو قہر زمان نے اسے قتل کرنا سکھایا تھا، اور آج وہی درندہ اس کے سامنے کھڑا، اس کی گڑھے نما آنکھوں میں دونوں انگلیاں پھنسائے خون سے لہو لہان سعید عالم کے نام سے بنا خنجر اس کے ہی سینے کو چیرنے لگا تھا۔ نہیں، اسے جب سعید نے زمین پر پھینکا تو زمان ہاتھ پاؤں مارتا چلایا، جبکہ اب سعید اس کے سینے پر بوٹ رکھ کر بیلٹ سے خنجر نکال کر اس کے منہ میں خنجر دیتا، سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس کی بانچھوں سے لے کر کانوں تک چیرنے لگا۔ Oh my God, it's too much تشدد۔ زمان اسے نوچنے لگا، پھڑ پھڑانے گڑ گڑ کی آوازیں نکالنے لگا، پر وہ حیوان بنا اس کے سینے پر چڑھا، اس کے دونوں طرف بانچھیں چیر کر اس میں ہاتھ ڈالتے زبان گدی سے کھینچ کر نکالی۔ ہنستے ہوئے اس نے اس لوتھڑے کو بھی بھڑکتی
निगलती आग में फेंका। उसका मुंह 2 हिस्सों में खुला हुआ था। बाहर शदीद अंधाधुंध फायरिंग की आवाजें आ रही थी, जबकि अंदर वो हैवान बना हुआ था जो अब कहर जमान की उंगलियां काटता हुआ उसके वजूद के टुकड़े टुकड़े आग में फेंक रहा था। कहर जमान, अब तुम्हें मालूम हुआ होगा, कहर नहीं, वहशत भारी है। पीठ पीछे बीस्ट से खेलने वालों का अंजाम यही होता है। कहकहा लगाता उसके चिरे हुए वजूद से अंदरूनी अज़ा में फटकता फड़फड़ाता हुआ मादा जिसे दिल कहा जाता है। बीस्ट ने उसे देखा। इसी ने जुर्रत की थी उसकी शहजादी के ख्वाब देखने की। खंजर दूसरे खून आलूद भीगे हाथ में रखते उसने वो लोथड़ा खींचकर हर रग से जुदा करते हुए अपने हाथ में देखा, जो अभी तक फड़फड़ा रहा था, जबकि जमान तो कब का साकित, कानों तक चिरे मुंह, गढ़े नुमा आंखें जिनसे उबल उबल कर खून बाहर निकल रहा था, नीचे पड़ा था। कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था सिवाय सामने लगी स्क्रीन के उस पार बैठे दहशतगर्दों के, जिनके चेहरों पर जानदार मुस्कुराहट थी। उसका दिल दहला देने वाला, चीखे मारने वाला एक एक लम्हा वो बहुत शौक से देख रहे थे, बल्कि सराह रहे थे किंग को, जिसने वाकई एक बीस्ट बनाया था। उसने उठकर जमान के मुर्दा वजूद को इस भड़कती आग में फेंका। ये जंग मेरी है और मैं इस जंग में वहशत आग लगाऊंगा, वो भारी आवाज में कहता खंजर बेल्ट में लगाकर नूरुल ऐन की तरफ बढ़ा। पाक फौज की गाड़ियों के पहुंचने पर अफगानी फौज भी वहां पहुंच चुकी थी। जनरल अशरफ महमूद, ब्रिगेडियर यूसुफ, शहरयार मलिक दाऊद आलिफ अलवी अफगान की सरहदें फैलांग कर अंदर दाखिल हुए और जलालाबाद में मौजूद उस घर पर पहुंचे जहां इसराइल और कतर के गैंग के दहशतगर्द हथियार लेस वहां मौजूद पहरा दे रहे थे, जबकि पाक फौज का सुनते ही अफगानी फौज भी वहां पहुंच चुकी थी। दस्ती बम, असलहा, बारूद, रॉकेट लॉन्चर, गोले, माटर गोले, डायनामाइट्स समेत सैकड़ों खतरनाक और ममनुआ असलहा लिए वो सब मुकाबले के लिए तैयार थे। शेर और आलिफ के हाथों में रॉकेट लॉन्चर थे। फिजा में शोले भड़क उठे थे। सब उस घर को घेरे में लिए मुकाबले में थे, जिनसे अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो अंदर मौजूद बीस्ट को सेव कर रहे हैं या जमान को। आलिफ के अंदर कहीं जो तड़प थी कि बोनी कैसी होगी। अब अंदर आलिम का सोचते वो कुछ पुरसुकून हुआ था, पर वो खुद पर जाहिर नहीं कर सकता था। उसकी नजरें शेर पर गईं और उसकी गाड़ी पर, जिसके ओठ में था वो। पर मुखालिफ सिमत से आता रॉकेट, शेर, वो धाड़ा और भागते हुए झपट कर शहरयार को खींचता नीचे झुका और घसीट कर काफी दूर ट्रॉली की आड़ में वो आई। दिन के वक्त भी फिजा में धुंध फैल गई थी। रॉकेट फायर्स की आवाजों ने कान के पर्दे फाड़ने लगे थे, जबकि उनके सामने कई नमक हराम आ गए थे। हमें अंदर तक जाना है आलिफ। जमीन पर लेटा शेर आंखों पर दूरबीन लगाए देख रहा था, बल्कि उस पर नस्ब जदीद थर्मल इमेजिंग साइट की मदद से वीडियो रिकॉर्डिंग वो कर रहे थे। पास ही आलिफ रॉकेट लॉन्चर लिए दुश्मन का सीना चीर रहा था। मैं जा रहा हूं। अचानक आलिफ उठा तो साथ ही शहरयार भी उसके साथ खड़ा हुआ। जरूर जाएंगे। उसने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखा। दोनों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए बूट में मुकीद भारी कदम उनकी सिमत बढ़ाए। उनके हौसले को देखते पाक आर्मी के नौजवान भी बुलंद नारे लगाए पीछे हुए और वो बीच में आते हर पत्थर को ठोकर रसीद करते उनके सीने चीरते जा रहे थे। जमीन लहूलुहान हो गई और दुश्मनों के सीने पर बूट रखते वो घर को खुद घेर गए। दफातन एक टोला आलिफ पर झपटा। वो जो पहले ही उन नमक हरामों की असलियत पर बिपरा हुआ भड़क उठा। पीछे खड़े उसकी गर्दन दबोचे अफगानी फौज के बंदे What the hell? अफगानी फौज के बंदे और आगे खड़े उसके सीने को चीरने के लिए किंग के आदमी को देखते उसकी आंखें लहूलुहान हो गई। एकदम वो झुका और नीचे से उसकी टांग खींचकर पीछे वाले को ठा के साथ पीठ के बल नीचे गिराया, जबकि उसकी पीठ पर मजबूत कोहनियां मारी गईं। आलिफ ने लब भींच कर गुर्राते हुए
नाखून में ब्लेड लगा अपना पंजा उस स्याह फार्म के सीने में मारा। वो जब तक संभलता उसने झुककर अपना लॉन्चर उठाया। नीचे पड़े वजूद के मुंह पर बूट रखते उसने निशाना उस स्याह फॉर्म का लेते पीछे कलाबाजी मारी। तेज भड़कते शोलों के साथ वो दूसरों से गुत्थम गुत्था हो गया, जिसे देखते ही शेर भागता उसके पास पहुंचा और अब वो दोनों मिलकर उनसे लड़ रहे थे। आगे बढ़ो। ब्रिगेडियर की आवाज पर उनके हौसले मजीद बढ़े और शेर की गुर्राहट के साथ उन्होंने खुद लहूलुहान होते उन्हें बेजान कर दिया। हमारे मुल्क पर अपनी मकरू नजरें रखोगे तो हम घर में घुसकर वो नजरें नोचेंगे। आलिफ ने दहाड़ते हुए नीचे पड़े आदमी की आंखें नोची और उसे चीखते छोड़कर वो आगे बढ़ा। रुको। यकायक फिजा में उस दहाड़ से खामोशी छा गई और बेशक ये दहाड़ फिजाओं में गूंजने वाली उनके बीस्ट की थी। खामोशी के साथ ही धुंध छटी। शाम के साय में वो दरवाजा खुला जिससे लहूलुहान फैला चौड़ा वजूद बाहर आया। सईर। शहरयार उसे देखता मुस्कुराया। नूर। आलिफ उसकी बाहों में मौजूद सुर्ख लहंगे में उस वजूद को देखते बुड़बुड़ाया। बोनी। उसके दिल ने सरगोशी की और वो जो उससे नफरत जता रहा था उसे सामने पाकर तड़प गया। सईर सबको देखता मुस्कुराया और चलता हुआ दाद के पास आया, जिस पर उसने लब भींच कर सुर्ख लहू आंखों से नूर के वजूद को देखा और मशकूर नजरों से सईद को देखते बाहें फैलाईं। कहर जमान कहाँ है बीस्ट? जनरल ने फिजा में जलने की बू और घरों से धुआं देखते करख लहजे में पूछा। अंदर है, सईद ने कहते नूरुल ऐन को दाद के हवाले किया, जबकि ब्रिगेडियर अपने मोबाइल पर एमएमएस देखने लगा। आप कहाँ सईद? वो इंसिया फार्म के साथ जाते देखते शेर भागते उसके पास आया। हुरुल ऐन कहाँ है? दाद ने आंखें फैलाकर उसे देखा, जबकि बाकी सब सामान के लिए अंदर बढ़े थे। उसे ही पाने जा रहा हूं एक बार फिर, वो कहकर रुका नहीं। उन्हें शुश्तर छोड़े वहां से निकला। आलिम क्या कह रहा है आलिफ? ये कहाँ जा रहा है? हुरुल ऐन कहाँ गई? क्या हमने देर कर दी? शेर भड़क कर बोला। आलिफ ने जब्त से सुर्ख चेहरे के साथ धुंध में ओझल होती उसकी चौड़ी पुश्त और पीछे जाते सूट बूट में हथियार लेस आदमियों को देखा और फिर शेर की आंखों को। ये आलिम नहीं रहा। वो सिर्फ इतना बोला, हमें धोखा दिया है बीस्ट, तुमने जमान को जला दिया है। जनरल गुस्से से धाड़ता हुआ बाहर आया, पर वहां सईद को ना पाकर वो सच में शुश्तर रह गया। इसे फौरन ट्रीटमेंट के लिए ले चलो। दाद के सीने से लगी नूरुल ऐन को देखता शहरयार बोला। सर। हेलीकॉप्टर के कुछ फासले पर खड़ा वो आदमी स्याह कपड़ा लेकर सईद के सामने आया, जबकि दूसरा सुर्ख कपड़ा हाथों में फैला कर लाया। सईद ने पहले उस सर कपड़े फिर अपने खंजर को देखा था, जिसमें कई हैवानों की ताकतें थीं। अब वो नहीं जानता था ये कौन थामेगा और उस पर किसका नाम लिखा जाएगा। उसने आहिस्ता से उस खंजर को उस कपड़े पर रखा तो सर को खम देते मुस्कुराते हुए वो उसमें लपेट गए। उसके सर की खफीफ जुम्बिश को इजाजत समझते हुए पीछे खड़े आदमी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे लेकर हेलीकॉप्टर में बैठे। सईद की उस बंद आंखों के पीछे वो हस्ती शहजादी का चेहरा लहराया, जिस पर वो मुस्कुरा दिया और उसे मुस्कुराते देखकर सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हेलीकॉप्टर के परों ने जब बुलंदियों को छुआ तब नीचे से शहरयार की गुर्राहट गूंजी। मत करो ऐसा सईद, वो चिल्लाया, पर सईद आलिम इस रोक से आगे निकल चुका था। आलिम, मार देंगे तुम्हें। पीछे वो चीखें धाड़ी थीं, जबकि वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार था, क्योंकि अभी तो उसे अपनी शहजादी को उजाले दिखाने थे कि कितनी रोशनी है दुनिया में। उसे डर था तो सिर्फ उसका कि उसके पीछे वो पागल सरपिरी लड़की ना आ जाए, जिसे देखते एक बाप के एहसासात जन्म लेते थे। उसके पीछे वो इजल ना आ जाए, जिसे उसने बेटे की तरह संभाला था। बस वो चाहता था कि अब वो अपना बचाव कर सकते थे, इस काबिल थे कि अब उनकी तरफ बुरी नजर उठाने वाली की आंख वो नोच लेंगे। तो अब अपनी जिंदगी में वो खुश रहें और उसकी सिमी को खुश रखें। वो जानता था कि वो शिकवा करेगी, पर जब उसे उसकी शहजादी मिलेगी तो जरूर उसके जख्म भर जाएंगे।
और उसकी नमाजों, कुरान पाक की तिलावत के बाद दुआओं में ज़रूर होगा। अब पीछे जो कुछ वो छोड़कर जा रहा था वो उसकी ज़ीस्त का हासिल था, जिनकी मुस्कुराहटों को देखकर तन्हाई में याद करता वो हंसता था, जिनकी खुशी उसकी खुशी होती थी, वहीं उसकी ज़िंदगी का असासा थी। सिमी जी, वो दरवाज़ा नॉक करता बोला। उसके हाथ में ट्रे थी जिसे वो थामे खड़ा था। सिमी ने उसकी आवाज़ पर ब्लैंकेट से चेहरा निकाल कर दरवाजे को देखा। आरी, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना, समझ नहीं आया तुम्हें? आप क्यों गुस्सा कर रही हैं सिमी जी? आपको अपने भाई के लिए दुआएं करनी चाहिए और आप रो रही हैं। वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता खाने की ट्रे टेबल पर रखते हुए बोला। सिमी ने घूर कर उसे देखा। तुम्हें जरा तमीज नहीं है? किसी लड़की के रूम में बगैर इजाजत के अंदर नहीं आते। वो भड़क उठी। ओह, शुक्र आपने माना तो सही कि आप लड़की हैं, वरना तो उस दिन बेटे वाले सीन पर मैं सदमे में था। और ये तमीज क्या? हमारा तो पाला अल तमीज से पड़ा है सिमी जी। पर अगर आप चाहती हैं तो मैं अपनी अल तमीज छोड़कर तमीज सीखने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि आप सिखाएं। वो उस पर एक नजर डालता नजरें रूम में घुमाने लगा। उसके इस अंदाज और बातों पर सिमी ने नासमझी से देखा और फिर खुद को देखने लगी। पहले तो उसने सटपटा कर अपने कंधों पर दुपट्टा सीधा किया और सर पर पहना। जाओ यहां से, उसने डुबडुबाती नजरें झुकाए कहा कि आरिफ की मुस्कुराहट फौरन सिमट गई और वो एक जुस्त में उस तक पहुंचा। सिमी जी, थोड़ी पर उंगली टिकाए उसने सर बुलंद किया। सिमी ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। मैं दुआएं कर रही हूं उसे, मेरी हर दुआ में मेरा शहजादा और शहजादी है आरिफ। वो मेरे जीने की वजह है। मुझे यूं गहरी नींद से जगाकर खुद जाने वो कहां चला गया है। क्या उसे नहीं पता उसकी सिमी उसके बगैर खाना नहीं खाती? क्या वो नहीं जानता उसकी सिमी उससे बातें किए बगैर, उसके शफकत भरे हाथों का लम्स सर पर महसूस किए बगैर नहीं सोती? क्या उसे नहीं मालूम जब वो सुबह आकर मुझे नहीं देखता तो बाहर नहीं जाता? उसने तो कहा था कि वो जब मेरा चेहरा देखता है तो उसके दिन खूबसूरती से गुजरते हैं। तो अब उससे पूछो कैसे गुजर रहे हैं उसके दिन। मुझे बहुत दर्द हो रहा है आरी, उसे याद करके। बहुत बेचैनी, बहुत तड़प है। पता नहीं कहाँ चला गया है। ऐसा कैसे कर सकते हैं अल्लाह पाक मेरे साथ? मैं भी तो उसकी बंदी हूँ। मुझ पर तरस क्यों नहीं आता उसे? क्या मैं सिर्फ इस दुनिया की दरिंदगी झेलने के लिए पैदा हुई हूँ? वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी, जबकि शुश्तर शॉक्ड आरिफ उसके सामने बैठा गिंग था। वो कुछ नहीं बोल रहा था और बोले भी क्या, उसे समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। अलबत्ता उसकी खामोशी पर सिमी ने भीगी आंखें उठाईं और उसकी आंखों में सवाल पढ़कर वो हल्का सा हंसी। ये जो अपने दिल के बेहद करीब होते हैं ना आरिफ, ये इंसान को झूठ बोलने, अनजान बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा ही है। मैं कुछ नहीं भूली। उन दरिंदों की दरिंदगी, मुझे खुद पर बीती एक एक अजियत याद है। पर मुझे अनजान बनना पड़ा, मुझे झूठ बोलना पड़ा और बुलवाना पड़ा डॉक्टर से कि मैं सब कुछ भूल गई हूं। पर मैं नहीं भूली कुछ। मुझे अपने जान से ज्यादा प्यारे भाई के लिए भूलना पड़ा सब कुछ। उसे हंसाने मुस्कुराने के लिए मैं सब भूल गई। वो सिसकी। आरिफ की आंखें लाल अंगारा हो गईं। भाई बहन भी कितनी हसीन नेमत है। बहन को तकलीफ हो तो भाई दूसरों की जान निकालने पर आ जाता है और बहन भाई की मुस्कुराहट के लिए सारी अजियतें खामोशी से झेल लेती है। आप रोए नहीं सिमी जी, मैं सब आपको भुला दूंगा। वो उसका हाथ बड़ी जुर्रत से थामे बोला। समिया ने रोना छोड़कर हैरत से उसे देखा। आप ये खाना खा ले, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। जब आऊं तो आप मुस्कुराती मिले मुझे। उसके गाल को थपथपा कर कहता वो उठा। तुम कहाँ जा रहे हो लड़के इस वक्त? और क्या भुलवा दोगे मुझे? मतलब कैसे? उसके इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजीं। आरिफ मुस्कुराता हुआ रुका और मुड़कर शर्ट की आस्तीनें फोल्ड करता उसे अपनी सुकड़ी आंखों से देखने लगा। सिमी जो उसे देख रही थी गुस्सा पीती नजरें चुरा गई। निकाह माँ बदौलत, यानी मैं अल शरीफ अल आरी अपनी अल सिमी जी से निकाह कर रहा है, वो भी कल सुबह।
वो चलता बेड के पास आया और मुस्कुराते हुए नरमी से बोला, जबकि सिमी जो उसे सुन रही थी सुन रह गई। लग गया ना शौक? हाँ हाँ हाँ, बस क्या करें, मैं बंदा ही ऐसा हूं कि शौक पर शौक करना मेरी आदत है और आपसे प्यार करना मेरी जीस्त का हासिल। वो मुस्कुराता उसकी आंखों में झांक कर गंभीर जज्बात से चूर लहजे में बोलता, उसे कांचों पर घसीट गया। तुम्हारा दिमाग तो काम कर रहा है ना? क्या बकवास किए जा रहे हो? मुंह तोड़ दूंगी अगर आइंदा ऐसी बकवास मेरे सामने की। और कुछ नहीं तो बदतमीज लड़के अपनी उम्र ही देख लो। वो गुर्राई। आरिफ भी संजीदा होकर उसे देखने लगा। क्या हुआ है मेरी उम्र को? अच्छा खासा जवान मर्द हूं और बदतमीजी मैंने अभी कहाँ की है? ये तो सरासर इल्जाम है सिमी जी। वो मासूमियत से बोला। सिमी का दिल किया इसका मुंह नोच ले। बदतमीज पागल था ये लड़का जो अंधा बनकर उसके पीछे पड़ गया था। जाओ यहां से, निकलो मेरे रूम से, तुमसे बात करना ही फजूल है। फजूल दिमाग से आ रही इंसान, वो कहती मुंह फेर गई। क्या आपको मेरी उम्र से प्रॉब्लम है? वो काफी संजीदा सपाट लहजे में बोला। सिमी ने नागवारियत से देखा। हाँ है, यही प्रॉब्लम है, अब बस। वो चिल्लाई। आरिफ ने देखते हुए निचला लब दांतों में दबा लिया। अब क्या है, जाओ यहां से। वो तल्ख होकर बोली। उसे यूं ही खड़े देखकर सर पर उसे उलझन होने लगी। तभी पलकें झपकाकर नमी अंदर उतारने लगी थी कि अचानक उसका सांस रुका। दफातन उसे बेड पर धकेले वो उसके दोनों बाजुओं पर हाथ रखे उस पर झुक आया। सिमी आंखें फैलाए खुद पर झुके उसे बेयकीनी और शुष्तर होकर देख रही थी। यही सोचती है ना आप? हाँ, अब छुड़वा कर दिखाएं खुद को। मुस्कुराती आंखों से उसे देखते वो हंसा था। अब छुड़वाएं? कहाँ खो गई? बहुत ही बड़ी है ना आप मुझसे। मैं तो छोटा दूध पीता बच्चा हूं, मेरे तो अभी दांत भी नहीं आए। उसने दांत पीस कर तंज किया जबकि वो सांसें रोके पड़ी थी। और कहां उससे इस कदर जुर्रत की तवक्को रखती थी कि वो ऐसा करेगा। वो तो उसे नजरें भर कर देखता तक नहीं था और अचानक उसकी गर्म दहकती सांसें चेहरे पर महसूस करते उसने डर से अपनी आंखें मीच कर फड़फड़ाना चाहा। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? मैं तुमसे उम्र। अब अगर आपने ऐसी फजूल बात की तो मैं अभी के अभी निकाह पढ़वा दूंगा हमारा। आलिम को तो वैसे भी मंजूर होगा, क्योंकि मेरे जैसा अल शरीफ बंदा उसे बहनोई मिल जाएगा। वो तो नाज करेगा खुद पर और फख्र करेगा अपनी किस्मत पर। और आपसे तो मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए सिमी जी, वो मोहब्बत जो मेरे इश्क में पाई जाती है। उम्र, ख्वाहिशात, जरूरत को मत देखें। मैं बहुत खुश रखूंगा आपको। वो उसकी मीची आंखों में देखता सरगोशी में कहकर उठा। तब से सिसकते हुए सिमी ने अपने बाजू सहलाए और खुद पर ब्लैंकेट फैला दिया। आरिफ को अफसोस तो हुआ पर वो खामोश रह गया। सिमी, बकवास बंद करो और दफा हो जाओ। नहीं करूंगी तुमसे शादी, समझे? मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो एकदम बिफर कर गुर्राई और पास पड़ा कुशन उठाकर उसे मारा। ठीक है, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। मैंने आपसे 1000 बार पूछा है पर आपने इनकार ही किया है। पर मैं इस इनकार को नहीं मानता क्योंकि मुझे आपसे ही शादी करनी है। मैं अपने बच्चों को जल्द ही बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता हूं। जो मैं नहीं कर सका वो अपने बच्चों को करते देखना चाहता हूं। खुशियां चाहता हूं और मैं चाहता हूं, बल्कि मुझे यकीन है, कामिल ईमान है, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। आपकी अजियत पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखूंगा। पर आप मानने को तैयार नहीं। सो ये अल आरी इस नतीजे पर पहुंचा है कि कल सुबह हमारा निकाह होगा और बहुत जल्द आप मेरे संग खिलखिलाने लगेंगी। अब जब आलिम वापस आएगा तो आपको खुश देखकर जरूर मुझ पर फख्र करेगा। वो एक ही सांस में बोलता उसे देखने लगा, जिससे थूक निकलना महाल हो रहा था। तुम जानते नहीं हो मेरे भाई को, काट देगा वो तुम्हें। वो चीखी थी। कसम से क्या फिल्मी डायलॉग मारा है। मैं भी यही चाहता था कि कुछ तो बदलाव आए और सेट हो गई ना आप आरिफ की हीरोइन की सीट पर। उसने कहकहा लगाते कहा।
رہی بات عالم کی تو اس نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، سو میں اسے کہہ دوں گا کہ میرے خیال رکھنے والا یہی سٹائل ہے کہ عالم کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ میری سادگی دیکھو، میں کیا چاہتا ہوں، وہ کہتا کھلکھلا کر ہنسا۔ سمی بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، یہ تو کوئی اور ہی بدتمیز دماغ سے عاری لگ رہا تھا۔ عالم، کب آؤ گے؟ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے سسکی۔ آپ ضد نہ کریں سمی جی۔ وہ تڑپ کر اس کے قریب آیا، وہ چلائی، خبردار میرے قریب بھی آئے یا مجھے چھوا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ عارب لب بھینچ کر وہیں رکتا گہرا سانس بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ ضد سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اسی لیے خوش رہیں اور اٹھ کر نماز پڑھیں۔ رہی بات چھونے کی تو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، ویسے بھی کل تو آپ میری ہونے والی ہیں، پھر دیکھیے گا کیا کیا ہوتا ہے۔ معنی خیزی سے کہتے خود کو گھورتی سمی کو دیکھ کر آنکھ دبائی، اس کی تو جیسے سانسیں تھم گئیں۔ چلیں، ڈرے نہیں، میں ایک کام سے جا رہا ہوں، 2 منٹ میں آتا ہوں۔ جب تک آپ یہ کھانا ختم کریں نہیں تو مجھے کھلانا آتا ہے، اور جب میں کھلاؤں گا اس سے آپ کو ہی تکلیف ہوگی کہ چھوا کیوں۔ وہ ٹرے اٹھا کر اس کے بیڈ پر سامنے رکھتا بولا۔ سمی نے خاموشی سے دیکھتے ہوئے کھانا قریب کر لیا، اور عارب اس پر ایک جان لٹاتی نظر ڈالتے وہاں سے نکلا۔ ہاں بولو نظیم۔ روم سے نکلتے اس نے بجتا موبائل جیب سے نکال کر دیکھا تو اپنے آدمی کا نمبر دیکھ کر پک کرتے پوچھ رہا تھا، سر، ایس پی برہان نے کمشنر کو ختم کر لیا اور مسی لیڈی باس ان کی بیٹی کے پاس بیٹھی ہیں۔ ٹھیک، اچھا میں دیکھتا ہوں، وہ کہتا موبائل رکھ کر گیٹ لاک کرتا وہاں سے نکلا، جبکہ پیچھے لا تعداد گارڈ فورس کھڑی تھی۔ عالم کے حکم پر وہ رمشا کو ڈھونڈنے اس کے گھر گیا تھا، پر وہاں سے صرف اس کے ماما مامی کی لاشیں ملی تھیں، جبکہ خود وہ غائب تھی۔ اور اب وہ اس کی ہی تلاش میں تھا کہ وہ اس کے ہاتھ چڑھے تو وہ اسے سیدھا اوپر پہنچا دے بغیر ٹکٹ کے۔ اس ستیلی ناگن کی خبر تو بعد میں لینی تھی، اس وقت تو اس کے دماغ میں عالم چھایا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے لڑ رہا ہوگا ان دشمنوں سے جو نہ صرف اسے ملک کے دشمن تھے بلکہ اس کے اور اس کی شہزادی کے بھی تھے۔ شیر، آر یو شور کہ ہمیں تمہارے گھر جانا چاہیے؟ مطلب کہ بھابھی کافی نازک مزاج ہیں، اگر انہوں نے اسے ایسی حالت میں دیکھ لیا تو خوفزدہ ہو جائیں گی۔ شہریار کی گھوری پر وہ تفصیل سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں پری کا سراپا گھومتے ہی لبوں پر گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ ایسا کچھ نہیں، وہ نہیں ڈرے گی، بلکہ اس وقت نور کو اپنوں کی ضرورت ہے، اور اب آنٹی بھی تو نہیں ہے۔ ایم سوری، پر حقیقت تو یہی ہے نا؟ اس نے بات بیچ میں ہی چھوڑ کر کہا تھا۔ داد اپنے وجود میں اٹھتی ٹیسوں پر لب بھینچ گیا اور اپنی گود میں سر رکھے پڑی نور العین کو دیکھا، جس کے ماتھے پر داد کی شرٹ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ گاڑی شہریار چلا رہا تھا، جبکہ پیچھے گود میں سر رکھے پڑی نور العین اور داد تھا۔ جیسا بہتر لگے، پھر نکلنا ہے، وہ کہتا سر سیٹ سے ٹکا کر نور کا چہرہ دیکھنے لگا جو زخم سے نیلا تھا۔ دفاتن اس کی آنکھوں میں وہ منظر لہرایا جب وہ اس کے روم میں گیا تھا گھڑی لینے۔ وہ شادی کا گھر، اور گھر میں بڑے بڑے مہمان، مسکراتی اس کی ماں، ہنستا فخر سے سر بلند کیے چلتا اس کا باپ، اس کا ہنستا مسکراتا بھائی، متبسم سی بی، باری باری سب اس کی نظروں میں گھومنے لگے۔ اس نے اذیت سے دانت پیستے آنکھیں میچ لیں۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، عالم کا دنیا سے تعارف سامنے آ جائے گا یا سر اسے ایسے ہی خفیہ رکھیں گے لوگوں سے؟ عالم کے چلے جانے کے بعد وہ وہاں سے باقی کے لوگ لیے پاکستان لوٹ آئے تھے، وہ بھی بریگیڈیئر کی بات پر کہ یہ جنگ صرف عالم کی نہیں ملک کی ہے، برائی کے خلاف، اس میں ہمیں ضرور ساتھ دینا ہے۔ انہیں اجازت ملی تھی نور کی حالت دیکھتے اسے اپنوں کے پاس چھوڑنے کی، اور اب وہ اسلام آباد شہریار ملک کے گھر جا رہے تھے تاکہ پری کے حوالے نور کو کر سکیں۔ اگر وہ خفیہ رکھتے ہیں بیسٹ کو دنیا سے تو سمجھو ہمارے تعلقات کبھی خراب نہیں ہوں گے بیسٹ اور اس کی ٹیم سے۔ اگر نہیں ہوا تو سمجھو بیسٹ سے ہمارے تعلقات ہمیشہ خوشحال نہیں رہیں گے، وہ پاک کا بیسٹ نہیں رہے گا۔ میں نے روم سیٹ کروا دیا ہے تمہارے لیے۔ اس کی بات پر داد نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور مرر میں اس کی آنکھوں میں اپنی لہو نما کالی آنکھیں گاڑ دیں۔
1? वो नागवारियत से बोला। हाँ, क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत है कि तुम उसके पास रहकर इलाज करो। वो संजीदगी से बोला कि दाद तलखी से हंसकर खामोश ही रहना बेहतर समझ गया। सर, मैम आई हैं। अरमान ने उसे कॉरिडोर में अपनी तरफ तेजी से आते देखकर भागते हुए सरगोशी में बताया। कौन मैम? बुरहान हैरान होकर पूछने लगा। सर, वो आपकी बीवी। उसने फिर से सरगोशी से बताया, जबकि बुरहान साकित हो गया। बीवी? बुड़बुड़ाहट पर उसकी नजरों में छन से मुस्कान का सरापा लहराया, लबों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट आने लगी। क्यों आई है? वो गुस्से से बोला, पर ये तो वही जानता था कि वो कितना खुश हुआ है। उस जालिम औरत की वापसी का सुनकर मुस्कुराहटें बिखर गई थीं। कदमों में तेजी आ गई और वो रूम के सामने खड़ा हुआ। उसकी धड़कनें साकित थीं। उसके मोबाइल पर MMS आया हुआ था, पर उसने नहीं सुना। सोचा था फुर्सत से देखूंगा, पर शायद अब जरूरत पड़ गई थी सुनने की। वो दरवाजा खोलकर दबे कदमों से अंदर दाखिल हुआ। हुरुल ऐन के जाने के इतने अरसे बाद आज फिर अपनी धड़कनें बिखरी महसूस कर रहा था। बगैर उसकी तरफ देखते उसने अंदर से रूम लॉक किया और नजरें उसकी तरफ उठाईं कि वो मबहूत रह गया। सामने ही वो दुश्मनी जान चेयर पर बैठी, बेड पर सर रखे सोई हुई थी। सर पर पहनी टोपी और कंधे चेयर पर बिखरे सुनहरी बाल। फेरी? वो मुस्कान के पास बैठी उसे मुस्कुराए देखती फेरी को देखता शुष्तर हुआ। बाबा, मम्मा सो रही हैं, आवाज ना करें। वो मेरे लिए सारी रात जागती रही हैं। फेरी ने ड्रिप लगे हाथ की छोटी सी उंगली जर्द लबों पर रखी। उसे होश में देखते बुरहान ने खुशी से लब आपस में भींच लिए और पल को आंखें मीच कर ऊपर उस पाकजात का शुक्र अदा किया कि उसने अपनी रहमत उसे लौटा दी। बुरहान चलता हुआ उसके पास आया और आहिस्ता से मुस्कान को चेयर से उठाकर एक साइड रखे 3 सीटर सोफे पर डाला। वो अपना बाजू उसकी गर्दन से निकालने वाला था जब नजरें उसकी पलकों पर ठहर गईं। उसका दिल किया थप्पड़ मार कर उसका मुंह सूख कर दे, जो उसके एक दफा कहने पर चली गई थी, यूं कहीं दूर कि उसके साए के जाते ही वो पीछे जर्रा जर्रा हो गया। उसके सोए हुए तीखे नकूश से बमुश्किल नजरें चुराते वो उसके सर के नीचे कुशन ठीक करता सीधा हुआ कि नजरें उसकी बेल्ट में लगी गन पर गईं। उसने हाथ बढ़ाकर निकालना चाहा कि तब ही मुस्कान का हाथ उसकी कलाई में गया। दूसरे ही लम्हे वो शुष्तर था जब उसकी नब्ज पर ब्लेड रखे सुनहरी सुर्ख आंखों से वो उसे देख रही थी। बी केयरफुल स्वामी, वो चबा चबा कर बोली। बुरहान ने लब भींच कर हाथ पीछे कर लिया और उसके ऊपर कोट सेट कर दिया। अना के पेशेंट? वो बुड़बुड़ाई और आंखों पर बाजू रख लिया। बुरहान को उससे ये उम्मीद नहीं थी। तभी तिल मिलाकर उसे देखा, पर वो सोने लगी थी। नफसियाती मरीज, उसने भी गुस्से से बुलंद आवाज कहा और फेरी की तरफ मुड़ा जो उसके पलटने पर अपनी बाहें फैला चुकी थी। बाबा, दादा दादो कहाँ हैं? सिसकती हुई फेरी उसकी बाहों में समाई। मर गए हैं। बुरहान के बजाय पीछे मुस्कान की आवाज आई। फेरी की आंखें फैल गईं खौफ से, जबकि बुरहान ने गुस्से से उसे घूरा। तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकती? उसने चबा कर पूछा। मुस्कान ने नफी में सर हिलाया। तुम इसे बहादुर बना सकते हो, ना कि डरपोक जो जरा सी आवाजों पर इतने दिन बेहोश रहे। वो तलखी से बोलती उठ बैठी। उसकी तलखी पर बुरहान ने उसके लबों को देखा जिनसे वो कांटे झाड़ रही थी। उसे अंदाजा नहीं था क्या कि वो उसके माँ बाप थे जिनके बारे में वो इतनी आसानी से कह रही थी कि मर गए। कुछ तो एहसास होता है इंसान में। वो तुम्हारे सास ससुर थे, तमीज से भी बता सकती हो। सास ससुर ने कभी ये भी तो तस्लीम नहीं किया कि ये उनकी पोती और मैं बहू हूं। वो गुस्सा होने लगी। रिलैक्स, वो तस्लीम कर चुके थे। उन्होंने फेरी को तस्लीम कर लिया था और अब क्या तुक बनती है बहस की? वो तो जा चुके हैं। बुरहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे उसे। बेल, आप कह सकते हैं, पर उन्होंने ना मुझे तस्लीम किया ना ही मेरी बेटी को, और यह हकीकत है जिसे आप झुटला नहीं सकते।
صرف اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو آپ کی زندگی میں شامل کرنا چاہا، یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ پڑھی لکھی ہے، خاندان والی ہے، امیر ہے، ویل سٹیٹس، ویل سٹینڈرڈ ہے، بیک گراؤنڈ مضبوط اعلیٰ قسم کا ہے، اور ظاہری بات ہے ایسی لڑکی ملے تو آپ بھی شادی کے بعد دوسرا پیار سمجھ کر اللہ اللہ خیر سے اللہ کر کے نئی شروعات کر ہی دیتے، اور آپ کے بچے، فیملی، پھر کہاں اس یتیم کی اہمیت رہنی تھی؟ آپ کی امی جی کا خواب تو پورا ہو جاتا، اور وہ بیوی صاحبہ کہاں برداشت کرتی کہ اپنے مننے چھوڑ کر دوسرے کو پیار کرتی، اور کہیں نہ کہیں یہاں آپ کو بھی اپنے بچوں سے زیادتی لگتی۔ وہ کہتی اٹھ کر واش روم میں چلی گئی فیس واش کرنے۔ بابا، مما سچ کہہ رہی ہیں؟ فیری نے اس کی آغوش میں خود کو چھپاتے ہچکی لے کر پوچھا۔ برہان سرخ پڑتی آنکھیں میچے، لب اس کے سر پر رکھے خاموش کھڑا تھا۔ اس کی نظر میں نے اپنا امیج خراب کیا ہے، کیا وہ یہی سوچتی ہے میرے بارے میں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا اور فیری کے سوال پر ہوں کرتے سر ہلا دیا۔ آپ سیڈ مت ہوں بابا، میرے دادا دادو بھی جنت میں جائیں گے، میرے اماں ابا کی طرح۔ وہ دعا کے لیے اپنے چھوٹے ہاتھ اٹھاتی مدھم آواز میں اللہ سے مغفرت اور جنت کی دعا مانگنے لگی۔ برہان نے نم آنکھوں سے مسکراتے اسے خود میں بھینچ کر آمین کہا، تو واش روم سے باہر نکلی مسکان بھی آمین کہنے لگی۔ اس بار برہان نے اس کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ جانتا تھا وہ بہت ظالم ہے، فوراً دل جلائے گی۔ آپ کے ابو صاحب نے بتایا نہیں کہ اتنے پیسوں کا اب کیا کرنا ہے؟ کہ ماشاءاللہ اتنی دولت جمع کر گئے ہیں اور معلوم ہی نہیں کہاں کھپائی ہے سالی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ برہان نے غصے سے اسے دیکھا۔ آخر چاہتی کیا ہو؟ نمک چھڑکنے آئی ہو؟ وہ نیچی آواز میں گرایا تھا۔ آپ دونوں کبھی ہنس کر بات کر سکتے ہیں پلیز؟ اپنے ماں باپ کا موڈ دیکھتے وہ بوکھلائی التجا کرتی ہوئی بولی۔ مسکان نے خاموش نظر فیری پر ڈالی جو اسے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ آف کورس سویٹ ہارٹ، میں تو کرتی ہی نرم لہجے میں ہوں بات۔ ہماری نیچر ہی ایسی ہے کہ غصہ کر ہی نہیں پاتے۔ وہ پرجوش سے فیری کو بتانے لگی جو خود سن کر مسکرا دی۔ میں کیا چاہوں گی آپ سے ایس ایس پی، ہم نے تو کبھی نمک کو چھوا نہیں، چھڑکنا تو دور کی بات۔ یہ تو میں بس بتا رہی تھی آپ کو کہ دولت شولت تو سالی یہیں پڑی ہے، کام وہیں گز بھر کی زمین کا ٹکڑا ہی آیا ہوگا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں سب کے ساتھ لوگ مٹی میں سو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہاں کیوں اتنا فرق بنایا ہوا ہے۔ خیر چھوڑو، مجھے لگتا ہے میں دل جلانے میں ایکسپرٹ ہو گئی ہوں۔ میں بس چھوٹے پیکٹ کو دیکھنے آئی تھی، چلتی ہوں۔ وہ ٹوپی پہنتی فیری کے پاس آئی اور اسے روتے دیکھ کر سینے سے لگایا۔ برہان اس کے پیچھے کھڑا سر کو دیکھتا اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آ جاؤں گی، کچھ کام ہے۔ شاباش مما کی جان، روتے نہیں، بہادر بن کر دکھاؤ، لائک یو مما۔ وہ سسکتی سر اٹھا کر اسے دیکھتی بولی۔ مسی پہلے چونکی پھر ہنس پڑی۔ یس سویٹ ہارٹ، لائک می۔ وہ اس کے دونوں گال چومتی گویا ہوئی جبکہ پشت پہ اس کی گرم سانسیں، نظروں کی تپش، شکوے خوب محسوس کر رہی تھی، پر بالکل انجان بن کر۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر بھڑکا تھا۔ اور پہلے اتنے دن کہاں تھی؟ مسکان نے حیرت سے یوں ابرو اچکا کر کچھ اس کے ہاتھ کو پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ وہ دانت کچکچا کر پکڑ میں سختی کر گیا۔ کہیں بھی، اور آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہاں، کیا آپ نے بلایا تھا مجھے؟ آپ نے بتایا تھا مجھے کہ آپ کے ماں باپ مر گئے ہیں، یا آپ اکیلے ہو گئے ہیں، یا یہ کہ میری بیٹی ہاسپٹلائز ہے؟ نہیں نا؟ پھر کس حق سے پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایس ایس پی صاحب، آپ کی انا کی بڑی مضبوط دیوار ہے جو ہم غریبوں سے گرانا بہت مشکل ہے، اسے صرف آپ ہی لات مار سکتے ہیں۔ اور ریممبر سوامی، جب تک آپ کی یہ انا نہیں جاتی تب تک مجھے مت بلائیے گا، میں اپنی عزت نفس نہیں رندوا سکتی۔ ناؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ مائی ورڈس؟ لینے آؤ تو ایسے جیسے اپنی بیوی کو مان عزت سے لایا جاتا ہے، پر پہلے کال کرنا، پھر منانا اور ڈیٹ پر لے کر جانا، اس کے بعد کوئی پروگرام سوچنا۔ اب چلتی ہوں، اللہ حافظ۔
2 उंगलियों का सलाम भेजती वो उसे साकित छोड़कर उसकी आंखों की प्यास बुझाए बगैर टिक टिक की आवाज उसकी समातों में छोड़ती वहां से निकलती चली गई। क्या आप उन्हें नहीं लाना चाहते बाबा? फेरी ने बेटी होकर उसका मजबूत हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा। बुरहान होश में आता उसके छोटे मगर कमजोर हाथों में अपना हाथ देकर उसकी आंखों की चमक को देखने लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपकी अम्मा बना चुकी हैं, उस बदतमीज को लाना तो पड़ेगा ना। जबरन मुस्कुराते हुए उसने उसे सीने में भींचा। अच्छा सुनो एसएसपी, उस डॉक्टर को ऐसे मत छोड़ना। अगर उसे पनिशमेंट ना मिली तो मैं अपने तरीके से दूंगी और आई एम श्योर वो तुम्हें पसंद नहीं आएगी, इसीलिए उसको अच्छा सबक सिखाना। वो मोबाइल पर आंखें टिकाए आधी रूम में दाखिल होती बोली। कौन डॉक्टर? क्यों पनिशमेंट देनी है? वो हैरान फेरी को अनजान होकर कंधे उचकाते देखकर उससे बोला, पर उसका एटीट्यूड ही अपना था। बात खत्म करके उसकी सुने बगैर मोबाइल से उलझती वहां से निकलती चली गई और पीछे वो अरे अरे कहता ही रह गया। आप जेल वालों से पूछ लेना, फेरी ने आइडिया दिया। बुरहान ने सर हिलाते मोबाइल निकाला और उसकी बात को समझने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल की और वहां उस डॉक्टर की लापरवाही का सुनते उसकी आंखें अंगारा जबकि दांत पर दांत जमा दिए। ये तो कल पाकिस्तान में था ना, फिर यहाँ इस्लामाबाद कैसे पहुंच गया? क्या आलिम वापस आ गया है? वो हैरान परेशान सोचती मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंकते सोचने लगी। पीछे उसका आदमी बैठा था हथियार समेत, जबकि उसने गाड़ी का रुख आलिम विला की तरफ किया। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ एपिसोड पता नहीं कौन था। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज। Do like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from your side.